दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर हमारे एक प्रशंसक ने हमें लिखा है कमेंट्स में कि होम्योपैथिक में कॉम्बिनेशन कौन सी किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो थोड़ा हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है वो ये है कि एक दवा ही दी जाए और जब पॉपुलेशन बहुत कम थी और जो इंसान थे आज से 50, 60, 70 साल पहले, उनका रहन सहन, खान पीन और सोच ये बहुत अच्छी थी, ये शुद्ध थी और वो लोग हर चीज़ के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर और चिकित्सा के ऊपर पूरा यकीन करते थे और जैसे एक खुराक दी और उसे कहा कि 1 हफ्ते बाद आना, तो वो 1 हफ्ते का इंतज़ार करके 1 हफ्ते बाद आया। तो जहाँ सिद्धांत है वो एक दवाई का ही है। जो वक्त बदलता गया, आदमी के विचार बदलते गए और आज जो वक्त चल रहा है इसके अंदर ऐसा कोई आदमी नहीं, बहुत कम चांस होते हैं जो कि दूसरी चिकित्सा का सहारा नहीं लेते हों। उन्हें लेना ही होता है। 5 में 2 आदमी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की गोली खाता है, शुगर रहती है शुगर की गोली खाता है। और जो लंबे समय से खा रहा है तो उन गोलियों को बंद करके होम्योपैथिक दवा कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं देते, मैं भी नहीं देता। मैं पहले पूछता हूँ और मैं यही कहता हूँ कि जो चीज़ खा रहे हो दवाई एलोपैथिक की, उसे भूल कर भी बंद नहीं करना कि मैं होम्योपैथिक शुरू कर रहा हूँ और इन गोलियों को बंद कर दूँ। ऐसी गलती भूल के भी न करें। तो वैसे भी अंग्रेजी और होम्योपैथी का कॉम्बिनेशन अपने आप ही हो गया। अब रहा सवाल कि कॉम्बिनेशन कौन सी किताब में लिखा है, तो ये कोई किताब के अंदर नहीं लिखा। पहले की जो बुक्स हैं पुराने डॉक्टर्स की, जैसे MD बोरिक की है, NC घोष की है, डॉक्टर केंट है, डनहम हैं और हैं जितने पुराने अच्छे अच्छे डॉक्टर, उन्होंने प्राय एक ही दवा का ही सिफारिश किया। तो बदलते वक्त के साथ के अंदर जब एक ही दवा से देने के बाद रोगी आता ही नहीं दोबारा, कहीं कोई बात हुई क्या कि एक पुड़िया मुंह में डाल दी कि 7 दिन बाद आओ, उसके दिमाग के अंदर विश्वास हट गया और एक रोगी की सोच ऐसी हो गई कि दवाइयाँ 2-4 तो होनी चाहिए, खाने की भी होनी चाहिए, पीने की भी होनी चाहिए, ये कौन सा इलाज है।
ये एक बूंद जीभ पे डाल दी कि जाओ 10 दिन बाद आओ। तो वक्त के साथ साथ लोगों की सोच के साथ साथ डॉक्टरों को भी अपने आप को, अपनी सोच को बदलना पड़ा। जो बड़ी बड़ी फार्मेसियाँ जर्मनी, रेकवेग, एडल और शबाबे, इस तरह और भी स्कॉटलैंड की भी, इन्होंने भी कॉम्बिनेशन का समर्थन किया और कॉम्बिनेशन बनाना शुरू किया। इस तरह से रेकवेग कंपनी ने जितने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, शायद ही किसी ने बनाए होंगे। अब तो SBL वाले ने भी खूब कॉम्बिनेशन बना दिए, हर एक चीज़ का पेटेंट बना दिया, एक टोनी कार्ड बना दिया डायो कार्ड की जगह। तो टोनी कौन होता है? टोनी कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उनका नाम टोनी निकालते हैं, टोनी। तो किसी ने मोनी कार्ड या टोनी कार्ड, किसी ने क्या कॉम्बिनेशन बना दिए। एक कॉम्बिनेशन SBL का क्लेरिस्टोन, जो कुछ ही दिनों तक लेने के बाद पथरी खत्म हो जाती है। जब इन कॉम्बिनेशंस के नतीजे सामने आने लगे, डॉक्टर रेकवेग का कॉम्बिनेशन R85 हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छा काम करने लगा। इसी तरह R89 बालों की समस्या में बहुत अच्छा काम करने लगा। तो 1 से लेके 89 तक कॉम्बिनेशन रेकवेग ने बना दिए। अब एक दवा के अलावा 3 दवा हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या 10 हो, वो कॉम्बिनेशन में ही आती है। और हमने भी पहले हम एक ही दवा दिया करते थे, लेकिन अब वक्त के साथ हमने भी ढाल लिया अपने आप को। और कॉम्बिनेशन के जब रिजल्ट बहुत अच्छे आने लग गए, तो हमने भी कॉम्बिनेशन को अपना लिया। क्योंकि आज आदमी के पास इतना वक्त नहीं कि वो एक दवा खा करके 8 दिन तक का इंतज़ार करे, इतना पेशेंस आदमी को नहीं। इसमें उन आदमियों का दोष नहीं, क्योंकि अब आदमी की आयु कम हो गई, कई तरह के रोग उसके शरीर को कम उम्र के अंदर जकड़ लेते हैं, जैसे हृदयाघात। पहले 50-60 के बाद ही अटैक हुआ करते थे, आजकल कोई उम्र नहीं। 25 साल, 30 साल, 35 साल युवाओं के अंदर अधिक अटैक होने लग गए। इसी तरह और बीमारियां, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये घेर लेती है। और इन दवाओं के खाते हुए जो इनके दुष्प्रभाव होते हैं, वो उनका अटैक शरीर के दूसरे अंगों पर होता है, लीवर पे होता है, आँखों पे होता है, प्रत्येक नाजुक अंग पे उनके दुष्प्रभाव होते हैं। अब चूंकि वो लेना भी आवश्यक है, नहीं लेते हो तो मौत होती है। तो उनके दुष्प्रभावों के अंदर जो आदमी का
यौन से संबंधित जो भी उसकी है, या यूँ मान के चलिए कि उसकी सेक्स पावर, उसकी मर्दानगी ताकत, उसकी एक मैं मर्द हूँ ये ताकत, वो कम होती गई उन दवाओं के जिस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आदमी क्या करे? शादियाँ 15-17 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती थी और 22-23 साल तक तो निवृत्त हो जाते थे 2-4 औलाद पैदा कर। आज 31 साल, 32 साल, 34 साल की उम्र में शादियाँ होती है। तो डिप्रेशन में आदमी भी और औरत भी दोनों रहते हैं, और डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी घेर लेती है, फोबिया घेर लेता है, और चिंतित रहता है, और चिंतित रहने की वजह से शरीर के अंदर सेक्स की इच्छा खत्म होने लगती है, और आदमी अपने आप को समझता है कि अब मेरा औजार काम नहीं करेगा, मैं शादी करूँगा तो कैसे मुँह दिखाऊँगा। तो वो दवा की खोज में निकल पड़ता है। खान पान शुद्ध नहीं, न दूध न दही न छाछ न घी। तो वीर्य का जो प्रोडक्शन होता है शरीर के अंदर, तो उसके प्रोडक्शन के अंदर जैसे खेत के अंदर आप बीज तो डाल दिए, अगर उसमें पानी समय समय पे नहीं छोड़ा तो आपकी फसल कैसे तैयार होगी। इसी तरह अब फसल छोड़ने के लिए, फसल को बड़ी करने के लिए कई तरह के खाद वगैरह ये डालनी पड़ती है। इसी तरह वीर्य का जो कुंड होता है, कुंड का मतलब ऐसा नहीं कि अंदर कोई खड्डा होता है, कहाँ ऐसा ही जाता है भाषा में। तो जहाँ जो नाड़ियाँ जो भी है, जो अंग है जो वीर्य को बनाती है, गाढ़ा करती है, वो शरीर से जो आदमी खाता है पीता है, उससे ही सारी ताकत लेकर के और आदमी का रक्त बनता है, वीर्य बनता है, मांस बनता है, और उसकी सोच बनती है, सारी चीज़ें। अब आप इंजन के अंदर कोयलों को भिगो करके अगर डाल देते हो और रेल का इंजन चलाना चाहते हो तो कैसे चलेगा? उसमें तो अच्छे कोयले ही चाहिए। तो अच्छे कोयले नहीं मिलने से विद्युत ट्रेनें बन गई, तो खर्चा बढ़ गया, कई चीज़ें तब्दील जैसे वो हुई वैसे ही आदमी के शरीर के अंदर परिवर्तन होते गए। तो आज जो पेशेंट आते हैं वो कहते हैं कि कितना समय लगेगा ये रोग ठीक होने में। तो देखिए कि सेक्स संबंधी जो प्रॉब्लम है उसे ठीक होने में आयुर्वेद कहता है 6 मंथ, चरक संहिता, शांगधर संहिता, वाग्भट, जितने प्रमुख सुश्रुत ग्रंथ हैं वो सभी ये कहते हैं कि अगर आदमी को अपना सही तरीके से इलाज कराना है,
इस तरह की झोंपड़ी होनी चाहिए, इस तरह का गार्डन होना चाहिए, आदमी तनाव मुक्त होना चाहिए, मधुर संगीत बजना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, फूलों की खुशबू आनी चाहिए, उद्यान में सुंदर सुंदर लड़कियां दिखती रहनी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर आदमी दवा का अगर सेवन करता है, आयुर्वेदिक दवा, तो वो बिल्कुल सही होता है। और 6 महीने का समय, अब वो सब चीज़ें हवा हो गई। आज कहाँ कहीं बैठने कोई जगह नहीं, तो कहाँ तो गार्डन, कहाँ और वो ज़माना और था। तो इस तरह से 6 महीने को सिकुड़ 2 महीने पे आज आ गए, 1 महीना या 2 महीना। तो इस समय की अवधि को जो 4-5 महीना होना चाहिए, उस काम को अब 2 महीने में अंजाम देना है। तो एक से दवा काम नहीं चलेगा, एक से अधिक दवाओं की आवश्यकता हुई कि ताकि जल्दी रोग ठीक हो। अब एक से अधिक दवाओं की आवश्यकता होते ही मदर टिंचर्स के साथ दूसरे मदर टिंचर्स, डाइल्यूशन के साथ दूसरे डाइल्यूशन, जो एक दूसरे के संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, उनको मिला करके देना शुरू किया। आज पूरा होम्योपैथिक जगत के अंदर कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा बिकते हैं और वो सक्सेस हैं। और कॉम्बिनेशन लेने से कोई भी शारीरिक नुकसान नहीं होता, क्योंकि मान लो 5 दवाइयाँ ली है कॉम्बिनेशन में, तो 2 दवाइयाँ उस आदमी के लक्षण की हैं, बाकी एल्कोहल पेट में जाके निकल जाता है, कितना सा नहीं के बराबर। यानी कि 2 दवाई उसको काम करेगी, 3 दवाई निष्क्रिय हो करके बेकार हो गई, उसका आदमी का भी पैसा लगा बेकार हो गया। लेकिन कॉम्बिनेशन से देने से ये एक होता है कि इसको फ़ायदा तो होगा ही, और आज आदमी को फ़ायदा जल्दी चाहिए। तो एक तरह से 1-1 घंटे में भी विशेष परिस्थितियों में खुराक देनी होती है, आधी घंटे में भी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए खुराक देनी होती है, बल्कि 15-15 मिनट के अंदर भी देनी होती है। ये क्या है? ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशन ही हो गया। तो ये कोई गलत नहीं मेरे हिसाब से। वैसे हम इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं, होम्योपैथिक के अंदर एक दवा का ही सिद्धांत था और वो ही रहना चाहिए था। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप अपने आप को न बदलेंगे या हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो पीछे छूट जाएंगे। और पीछे छूटने का मतलब है आपकी चिकित्सा भी फेल। आज जो कॉम्बिनेशन इतने बने हैं, तो आज होम्योपैथिक का डंका बज रहा है और होम्योपैथिक को एक इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है। पहले कि मीठी गोलियां है, ये एक कोई इलाज है, कोई विदेशी मीठी मीठी गोलियां देते हैं और कोई दम वाली बात नहीं। अब वो सोच जो है हर एक युवाओं के दिमाग से निकल गई और उन्होंने समझ लिया कि ये भी एक चिकित्सा है और बड़ी बेहतरीन और सस्ती है। आयुर्वेद के अंदर बेईमानी ही बेईमानी होने लग गई। आयुर्वेद में 10-10 चूर्ण मिलाते हैं, 15-15 चूर्ण मिलाते हैं, उसमें एक दवा का विधान है ही नहीं। तो क्या आयुर्वेद गलत है?
वो क्यों मिलाते हैं? वो इसलिए मिलाते हैं कि कोई वात व्याधि का रोगी है तो वात व्याधि के रोगी को शरीर में गर्म दवा देने से ही उसका वात ठीक होगा, और वो गर्म दवा देने से शरीर में गर्मी नुकसान न करे। इसलिए जैसे मान लीजिए किसी को दवा के अंदर सौंठ है जिसकी तासीर गर्म होती है, तो वो उसके साथ में थोड़ी सौंफ कर देते हैं या धनिया कर देते हैं या मिश्री कर देते हैं बैलेंस बनाने के लिए, ताकि दवा से फ़ायदा भी हो और कोई दवा अपना दुष्प्रभाव नहीं छोड़े। इसलिए आयुर्वेदिक में च्यवनप्राश बनता है 53 दवाओं का। ल्यू 52 आपके सामने है, तो कॉम्बिनेशन कोई गलत नहीं। और कोई अगर ये कहे कि हम एक ही दवा से ही इलाज कराना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम एक दवा से ही उसका इलाज कर देंगे, मना तो कभी किसी को किया नहीं। तो वक्त के साथ चलना, इसी में ही सबको अच्छा है, भला है, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। और आज होम्योपैथिक को एक बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाने लगा है। उसको उसका स्थान जो मिलना चाहिए था वो मिल गया है। कोई भी सूरत में होम्योपैथिक कमज़ोर नहीं पड़ती। अब ये बात दिमाग में लोगों के बैठने लगी है। और जहाँ सर्जरी का मामला आ गया तो सर्जरी एलोपैथिक नहीं है, सर्जरी अलग चिकित्सा है। महात्मा सुश्रुत वो सर्जरी को करते थे, खुद करते थे, वैद्य सुश्रुत, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी। तो सर्जरी एक अलग विषय हो गया। किसी का ब्रेन का ट्यूमर निकालना है तो उस वक़्त भी सर्जरी होती थी पुराने समय में। वो कहीं अफीम का और का पाँव के लेप करके अंग को काटते थे, रोगी को पीड़ा ना हो। आज कोई चीज़ सूंघा के क्लोरोफॉर्म वगैरह। तो इस तरह से होम्योपैथिक के अंदर अगर कॉम्बिनेशन है तो कोई वहम न करें, डाइल्यूशन के कॉम्बिनेशन में भी वहम न करें और मदर टिंचर्स में भी न करें। लेकिन फिर भी एक दूसरे की सहायक जो दवाइयाँ होती है उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन डॉक्टर को लिखना चाहिए या रोगी को देना चाहिए अथवा वीडियो में बताना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन भी नहीं बताना न देना कि जिसमें कोई मदर टिंचर बहुत तेज़ हो या उग्र हो। बस इतना ध्यान ज़रूर रखें हर कॉम्बिनेशन देने वाले और फार्मूला देने वाले। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कोई हानि नहीं। आज का वीडियो इतना ही। थैंक्स।